हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आचार्य सुपर 20 में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं नीरज। प्यारे विद्यार्थियों, देखो एसएससी जीडी की भर्ती आप सबकी स्टार्ट हो चुकी है, तो मैं उसी की प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। तो चलो शुरू करते हैं ओनली क्लास नो बकवास से। प्रैक्टिस सेट नंबर 1। देखो चलो प्यारे विद्यार्थियों, देखो एसएससी जीडी में जो जीके का और जीएस का पोर्शन रहेगा, जीके प्लस जीएस, वो कितना रहेगा? 20 नंबर का। तो हर रोज हम लोगों को ये 20 क्वेश्चन जरूर डिस्कस करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से बच्चों, स्वतंत्र भारत में जब पहली बार विमुद्रीकरण हुआ उस समय भारत के गवर्नर कौन थे? बहुत प्यारा सा सवाल है। स्वतंत्र भारत में जब पहली बार विमुद्रीकरण हुआ उस समय भारत के गवर्नर कौन थे? क्वेश्चन नंबर इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है शक्तिकांत दास। देखो बच्चों, इलेक्ट्रिक बोर्ड तो नहीं है, लेकिन क्वेश्चन आपको एक से एक प्रोवाइड कराऊंगा। डीवाई पाटिल, थर्ड आईजी पटेल, और फोर्थ क्या होगा? रघुराम राजन। ठीक प्यारे विद्यार्थियों, स्वतंत्र भारत में जब पहली बार विमुद्रीकरण हुआ उस समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे? उस समय जो भारत के गवर्नर थे आरबीआई के, उस समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे? ये पहला क्वेश्चन है आप सबका। उस समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे? चलो अब डिटेल डिस्कस करते हैं बच्चों। सबसे पहली बात तो ये बताओ, विमुद्रीकरण का मतलब क्या है? विमुद्रीकरण, तो विमुद्रीकरण का मतलब यह होता है कि नोटबंदी। क्या होता है? नोटबंदी। मतलब नोट को एक्सचेंज करना, एक मुद्रा को यानी कि रोक करके दूसरी मुद्रा शुरू करना, ठीक है, उसका नया रूप जारी करना, वो क्या कहलाता है आप लोगों का? विमुद्रीकरण। भारत में जो विमुद्रीकरण हुआ बच्चों, नोटबंदी हुई, विमुद्रीकरण ही कहूंगा क्योंकि पेपर में विमुद्रीकरण ही पूछा जाता है। विमुद्रीकरण कितनी बार हुआ? 1900 कितनी बार हुआ? 3 बार। कितनी बार हुआ बच्चों? 3 बार। 3 बार कब कब हुआ? तो याद रखोगे 1946 पहली बार, स्वतंत्र भारत से पहले 1946। ये पूछा जाता है 1978। और तीसरी बार कब हुआ था बच्चों? 8 नवंबर सन 2016। 8 नवंबर सन 2016। अगर आपसे कहा जाए कि जब पहली बार विमुद्रीकरण हुआ उस समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे, तो याद रखोगे सीडी देशमुख। ये स्वतंत्र भारत से पहले। अगर ये सवाल आ जाए कि स्वतंत्र भारत से पहले ठीक नोटबंदी कब हुई थी, तो याद रखोगे 1940। स्वतंत्रता के बाद पहली बार कब हुई थी? 1978 में। इस समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे, तो याद रखोगे आईजी पटेल। कौन थे? आईजी पटेल। और जिस समय आपका 8 नवंबर सन 2016 को विमुद्रीकरण हुआ तो उस समय गवर्नर कौन थे, तो याद रखोगे उर्जित आर पटेल। कौन थे बच्चों? उर्जित आर पटेल। देखो ये था आप लोगों का विमुद्रीकरण का। पहली बार कब हुआ था? 1940 में। दूसरी बार कब हुआ था ये बताओ मुझे जरा, दूसरी बार कब हुआ था? तो याद रखोगे 1978 में। जब पहली बार विमुद्रीकरण हुआ तो कौन कौन से नोट बंद कर दिए गए थे? एक तो 500 का, 1000 का, और तीसरा क्या याद रखोगे? 10,000 का। कौन कौन से नोट बंद हुए थे बच्चों? 500 का, 1000 का, और क्या कहोगे? 10,000 का। ठीक है, दूसरी बार विमुद्रीकरण में कौन कौन से नोट बंद करे थे बच्चों बताओ जरा? 1000, 500, 1000 का बच्चों, 1000 1000 का नोट बंद करा था बच्चों। दूसरा नोट कौन सा बंद करा था? 1000 का नोट बंद करा था, 5000 का और 10,000 का। ठीक है, ये बात याद रखोगे। 1000 का, 5000 का, और उसके बाद किसका? 10,000 का। ठीक है, ये नोट आपके बंद करे थे। और जब 8 नवंबर सन 2016 को 8 बजे विमुद्रीकरण हुआ था उसमें कौन कौन से नोट बंद करे थे? एक तो 500 का,
और एक क्या करा था बच्चों 1000 का। इस 500 के स्थान पर तो 500 का ही आ गया था, और उसके बाद इस 1000 की जगह क्या आता, 2000 रुपए का नोट। और 2000 रुपए के नोट पर किसका चित्र है, तो क्या कहोगे, मंगलयान। 2000 रुपए के नोट पर कौन है, तो क्या कहोगे, मंगलयान। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए, ये जो आरबीआई की बात आ रही, आरबीआई का स्थापना, आरबीआई की स्थापना बताओ जरा, आरबीआई की स्थापना तो कब हुई थी, बताओ जरा आरबीआई की स्थापना। तो याद रखेंगे हम लोग 1 अप्रैल 1935। राष्ट्रीयकरण फटाफट, राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949। कब हुआ था, 1 जनवरी 1949। ठीक। अगर मैं इसके गवर्नरों की सूची की बात करूं, देखो गवर्नर, गवर्नर के बारे में 25वें गवर्नर कौन है, 25वें, तो 25वें कौन है, शक्तिकांत दास। कौन है, शक्तिकांत दास। 24वें कौन थे, 24वें तो याद रखेंगे उर्जितार पटेल, पूछ सके बच्चों, उर्जितार पटेल। 23वें कौन थे, 23वें, तो 23वें गवर्नर कौन थे, तो याद रखोगे रघुराम राजन। 23वें गवर्नर कौन थे, 25वें कौन है, शक्तिकांत दास, 24वें कौन है, उर्जितार पटेल, 23वें कौन से थे, तो याद रखोगे रघुराम राजन। और उसके बाद 22वें बच्चों डी सुब्बा राव। ये पूछा था पेपरों में, डी सुब्बा राव, 22वें गवर्नर डी सुब्बा राव, डी सुब्बा राव। और उसके बाद 21वें कौन है बच्चों, 21वें, तो याद रखोगे 21वें गवर्नर कौन से थे, वाई वी रेड्डी। कौन थे बच्चों, वाई वी रेड्डी। और उसके बाद अगर आपसे कहा जाए कि, उसका आपसे कहा जाए कि 20वें गवर्नर कौन थे, तो विमल जलान। ये देखो मैं आप लोगों को सारे लिखवा दी, 20वें कौन थे, विमल जलान, विमल जालान। अगर आपसे कहा जाए बच्चों कि सारे नोट पे किसके हस्ताक्षर होते हैं, तो आरबीआई गवर्नर के। लेकिन 1 रुपए के नोट पर, 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, तो क्या कहोगे आप लोग, वित्त सचिव। किसके हस्ताक्षर, वित्त सचिव। और ये जो नोट था वो किसके काल में जारी हुआ था, तो याद रखोगे शेरशाह सूरी। देखो बच्चों ये था पहला सवाल, शेरशाह सूरी। एक बार और रिपीट करता हूं, देखो क्या क्या क्वेश्चन है बहुत ध्यान से, कि स्वतंत्र भारत में जब पहली बार विमुद्रीकरण हुआ तो उस समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों। ऑप्शंस, फर्स्ट है शक्तिकांत दास, सेकंड है आपका डीवाई पाटिल, थर्ड है आपका आईजी पटेल, फोर्थ है आपका रघुराम राजन। तो मैं बिल्कुल आप लोगों को डिटेल दी है कि विमुद्रीकरण क्या है, तो क्या कहोगे, नोटबंदी। विमुद्रीकरण भारत में कितनी बार हुआ, 3 बार। पहली बार कब हुआ था, 1946, दूसरी बार कब हुआ था, 1978, तीसरी बार कब हुआ था, 8 नवंबर सन 2016। जब आपका 1946 में विमुद्रीकरण हुआ तो उस समय गवर्नर कौन थे, सीडी देशमुख। जब 1978 में हुआ तो उस समय गवर्नर कौन थे, आईजी पटेल। और जब 8 नवंबर सन 2016 में हुआ तो उस समय गवर्नर कौन थे, उर्जितार पटेल। जिस समय पहली बार विमुद्रीकरण हुआ तो कौन कौन से नोट बंद हुए थे, तो 500 का, 1000 का और क्या 10,000 का। जब दूसरी बार विमुद्रीकरण हुआ तो कौन कौन से नोट बंद हुए थे, तो क्या कहोगे, 1000 का, 5000 का, 10,000 का। और 8 नवंबर सन 2016 को कौन कौन से नोट बंद हुए थे, तो याद है आप लोगों को, क्योंकि ये तो आपके सामने ही हुआ है। 500 का, 1000 का, 500 के स्थान पर 500 का ही आ चुका है, और 1000 के स्थान पर क्या है, 2000। और 2000 के नोट पर किसका चित्र है, तो क्या कहोगे, मंगलयान का। फिर अगर आपसे कहा जाए बच्चों, आरबीआई के बारे में बात चलिए, क्योंकि जो नोट जारी करता है वो आरबीआई ही जारी करता है। और आरबीआई का मुख्यालय, ये तो मैं भूल ही गया, आरबीआई का हेडक्वार्टर, हेडक्वार्टर तो याद रखोगे मुंबई। क्या याद रखोगे, मुंबई। और इसके ऊपर बच्चों में आप लोगों के लिए बिल्कुल डिटेल में वीडियो दे रखा है आरबीआई का, तो उसे प्लेलिस्ट में जाकर के जरूर देखें, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो याद रखोगे 1 अप्रैल 1935 में। राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 1 जनवरी 1949। गवर्नर कौन थे, 25वें कौन है, शक्तिकांत दास, 24वें कौन है, उर्जितार पटेल, 23वें कौन है, रघुराम राजन, 22वें कौन है, डी सुब्बा राव, 21वें कौन है, वाई वी रेड्डी, 20वें कौन है, विमल जालान। और उसके बाद 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, तो क्या कहोगे, वित्त सचिव पर। और ये जो नोट है, नोट ये किसने जारी करा था, तो ये किसके समय से जारी है, तो क्या कहोगे, शेरशाह सूरी के समय से। चलो स्क्रीनशॉट ले, फिर उसके बाद क्वेश्चन दूसरा लेकर के चलेंगे। चलो बच्चों, एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट से संबंधित सवाल हैं, तो इन्हें बिल्कुल भी स्किप ना करें, इन्हें जरूर आप लोग कॉपी और नोट्स में जरूर लिखें, क्योंकि जब तक आपका एग्जाम नहीं होता तो हर रोज आप लोगों को एसएससी जीडी का जीएस और जीके का प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड आचार्य सुपर 20 जरूर कराएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों, देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, आईबी की स्थापना कब हुई थी,
ये वही सवाल हैं जो पेपरों में पूछे जाते हैं। आईबी की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शंस फर्स्ट 1930, 1948, 1950, 1920। तो आईबी की स्थापना कब हुई थी बताओ जरा। ऑप्शंस आप लोगों का 1930, 1948, 1950 और 1920। चलो अब मैं आईबी के बारे में अगर मैं बात करूं, देखो भारत जो है, भारत के पास 3 खुफिया एजेंसी, कितनी है बच्चों? 3। ठीक, यहां से पूरी की पूरी डिटेल निकल आएगी। ठीक, पहली क्या है बच्चों? आईबी। दूसरी क्या है? सीबीआई। तीसरी क्या है? रा। इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंटेलिजेंस ब्यूरो। इसकी फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन। इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो क्या कहोगे? रा एनालिसिस विंग। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1920। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1963। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो याद रखोगे 1968। याद रहेगा बिल्कुल, कब स्थापना हुई थी? 1968। वर्तमान समय में आईबी के हेड कौन है? तो क्या याद रखेंगे? तपन कुमार डेका। तपन कुमार डेका। और 1963 में जब यानी कि आईबीआई की सीबीआई की स्थापना हुई, तो वर्तमान समय में इसके हेड कौन है? तो याद रखोगे परवीन सूद। परवीन सूद। और रा के रैसे रा, और रैसे क्या कहोगे? रवि सिन्हा। इतनी बात आप लोग याद रखोगे। तो अगर आपसे यह भी पूछ लिया सवाल कि भारत की सबसे पुरानी खुफिया एजेंसी का नाम क्या है, तो खुफिया एजेंसी का नाम क्या है? आईबी। आईबी का मतलब इंटेलिजेंस ब्यूरो। तो यहां उसने यही सवाल किया कि आईबी की स्थापना कब हुई थी, तो इसका ऑप्शन क्या है? 1920। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1920। चलो स्क्रीनशॉट ले, फिर उसके बाद आगे क्वेश्चंस पे चलूंगा लेकर के। चलो बच्चों, 2 क्वेश्चन आप लोगों के हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों कि सार्क की स्थापना कब हुई थी? सार्क की स्थापना कब हुई थी? बहुत बढ़िया सवाल। सार्क जो संगठन है, सार्क की स्थापना कब हुई थी? क्वेश्चन नंबर 3। सार्क की स्थापना कब हुई थी? क्योंकि अब जो ईयर है उन पर ज्यादा कंसंट्रेट करता है एग्जामिनेशन। ऑप्शंस फर्स्ट है 1980, 1983, 1995 और बच्चों 1988। ये 4 विकल्प आप लोगों के सामने, 1980, 1983, 1995 और क्या कहोगे? 1988। ठीक है, एक और ऑप्शंस बनाओ बच्चों। ये क्या है आपका? 1985। ध्यान से, 1980, 1983, 1985, 1988। तो बताओ इसकी स्थापना कब हुई थी? बताओ बच्चों जरा। देखो अब मैं बताऊंगा आप लोगों को, बहुत ध्यान से। सार्क है क्या? सार्क में कुल देश, तो याद रखोगे 8। इसकी स्थापना कब हुई? 8 दिसंबर 1985। इसका हेडक्वार्टर कहां पड़ता है? तो याद रखोगे नेपाल। नेपाल में कहां? काठमांडू। ये याद रखोगे। और जो इसके 8 देश हैं, वो पूछ लेगा कि इनमें कौन सा सार्क का सदस्य नहीं है, तो आपके पास 8 के 8 याद होने चाहिए। 1 भारत, दूसरा नेपाल, तीसरा भूटान, चौथा पाकिस्तान, पांचवा अफगानिस्तान, छठा श्रीलंका, सातवां मालदीव। कौन कौन से हैं? भारत, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मालदीव, श्रीलंका। और बच्चों कौन सा रहेगा आप लोगों का? और कौन सा रहेगा? भारत, नेपाल, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। ठीक, एक रह चुका बच्चों, बांग्लादेश। क्योंकि सब कुछ पता होना चाहिए, प्रैक्टिस सेट चल रहा है। तो क्या रह चुका? बांग्लादेश।
ठीक, ये किसके सदस्य हैं तो क्या कहोगे सार्क के। एक वर्ड आया बच्चों नेपाल, नेपाल के साथ हम कौन सा युद्ध अभ्यास करते हैं बताओ जरा, तो क्या कहोगे सूर्य किरण, ये भी याद रखें। इसके साथ हम कौन सा युद्ध अभ्यास करते हैं सूर्य किरण। और नेपाल में क्या है आपका माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है सागरमाथा। इसकी ऊंचाई कितनी तो क्या कहोगे 88-48 मीटर। इतनी बातें आप लोग इस सवाल से याद रखेंगे। मेन सवाल तो हमारा यही था कि सार्क की स्थापना कब हुई थी, तो मैं बताया है कि इसकी स्थापना कब हुई थी 8 दिसंबर 1985। तो यहां जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों क्या हो जाएगा 1985। ये इससे रिलेटेड डिटेल है। इसका हेडक्वार्टर कहां पड़ता है तो क्या कहोगे नेपाल के काठमांडू में। इसके साथ वर्ड आ चुका नेपाल, नेपाल की मुद्रा क्या है तो क्या कहोगे रुपया, नेपाल की मुद्रा क्या है रुपया। इसके साथ हम कौन सा युद्ध अभ्यास करते हैं तो क्या कहोगे सूर्य किरण। माउंट एवरेस्ट भी वहीं पड़ता है, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है सागरमाथा। इसमें कुल देश कितने तो क्या कहोगे 8। कौन कौन से भारत, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, मालदीव और क्या कहोगे बांग्लादेश। अगर मैं बात करूं सचिवालय की, सचिवालय की देखो बच्चों, इसका मतलब सार्क का सचिवालय कहां पड़ता है, सार्क का सचिवालय। अगर यही सवाल पूछ ले क्योंकि एसएससी है बच्चों, सार्क का सचिवालय तो याद रखोगे काठमांडू। इसकी स्थापना कब हुई थी 16 जनवरी 1987 में। किसने करी थी, किसके समय में हुई थी राजा बीरेंद्र सिंह। कब हुई थी राजा बीरेंद्र सिंह के समय। चलो स्क्रीनशॉट ले फिर उसके बाद आगे चलेंगे बच्चों। बहुत बढ़िया, चलो चलो क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान 16 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। बहुत बढ़िया सवाल। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान 16 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। ऑप्शन फर्स्ट है पहली के दौरान, प्रथम, सेकंड द्वितीय, थर्ड तृतीय, फोर्थ चतुर्थ। ठीक, चलो किस पंचवर्षीय योजना के दौरान 16 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। देखो बच्चों बहुत ध्यान से, ये जो पंचवर्षीय योजना है, पंचवर्षीय योजना टोटल कुल पंचवर्षीय योजना, मैं थोड़ी सी डिटेल दूंगा इसके ऊपर, तो मैं बिल्कुल आगे ही वीडियो बनाऊंगा बिल्कुल डिटेल में। कुल पंचवर्षीय योजना तो क्या कहोगे 12। पहली कब लागू हुई थी, पहली तो क्या कहोगे 1951। ठीक है, उसके बाद आखिरी कब लागू हुई थी, आखिरी तो आखिरी क्या कहोगे 2012। ये आखिरी क्या कहोगे 2012। और उसके बाद इस योजना आयोग का नया नाम, योजना आयोग का नया नाम, योजना आयोग का नया नाम तो याद रखोगे वित्त आयोग। योजना आयोग का नया नाम क्या हो जाएगा बच्चों, वित्त आयोग। नीति आयोग बच्चों, नीति आयोग। और नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी 1 जनवरी सन 2015। इतनी बातें भी आप लोग याद रखोगे। टोटल कितनी पंचवर्षीय योजना आई तो क्या कहोगे 12। पहली कब आई थी 1951, आखिरी कब हुई थी सन 2012 में, सन 2012। अगर आपसे कहा जाए पहली जो ये आई थी योजना, पहली जो आई थी, बहुत ध्यान से, पहली जो आई थी ये कब आई थी 1951 में। ये किसके समय में आई थी प्रधानमंत्री, क्योंकि ये ज्यादा डिटेल से पूछ लेता है। पहली कब आई थी 1951 से 1956 में रही है। तो इसमें प्रधानमंत्री कौन थे तो याद रखोगे जवाहरलाल नेहरू। कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद उपाध्यक्ष, ये उपाध्यक्ष थे और ये उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा, गुलजारी लाल
नंदा। मॉडल कौन सा था बच्चों? हेराल्ड डोमर, हेराल्ड डोमर मॉडल, ये बातें याद रखोगे, हेराल्ड डोमर मॉडल। ठीक है, उसके बाद आपसे कहा जाए इसका विषय क्या था? विषय पहली के बारे में बात कर रहा मैं, तो पहली का विषय क्या था? कृषि। अभी मेन सवाल पे हम लोग पहुंचे नहीं। इसके तहत ही कौन कौन सी यानी कि परियोजनाएं चली थी? एक तो भागड़ा, एक व्यास परियोजना और एक हीराकुंड परियोजना। कौन कौन सी? हीराकुंड परियोजना, व्यास, ठीक है, भागड़ा और क्या कहोगे? हीराकुंड परियोजना। उसके बाद देखो बात चल रही थी कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान 16 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चतुर्थ। देखो चतुर्थ के साथ कौन कौन सा हुआ था? जो चतुर्थ परियोजना, ठीक है, चतुर्थ परियोजना के तहत दो बातें याद रखेंगे कि यहां से सवाल पूछ लेता है। एक तो 16 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, दूसरा इसरो की स्थापना। अब इसरो के बारे में पकड़ लो जरा। इसरो की स्थापना कब हुई थी? 1969। पहले अध्यक्ष कौन थे? विक्रम साराभाई। ठीक है, हेडक्वार्टर कहां पड़ता है बताओ जरा? बेंगलोर। हेडक्वार्टर कहां पड़ता है? बेंगलोर में। और विक्रम साराभाई को क्या कहा जाता है? अंतरिक्ष मैन। क्या कहा जाता है? अंतरिक्ष मैन। अगर आपसे कहा जाए बच्चों रॉकेट मैन, के सिवान, वुमेन, रितु करिधल, रितु करिधल, मिसाइल मैन, ये तो सबको ही पता। तो मिसाइल मैन कौन है? याद रखोगे एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम। और अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा दिन बिताने वाली महिला? बहुत बढ़िया सवाल, क्रिस्टियाना कोच। सर्वाधिक दिन अंतरिक्ष में तो कौन है? क्रिस्टियाना कोच। इतनी बातें आप इस सवाल से याद रखेंगे। थोड़ा सा और डिटेल दूं मैं आप लोगों को। देखो बच्चों, एक नारा आया था, गरीबी हटाओ का नारा, गरीबी हटाओ का नारा। तो गरीबी हटाओ का नारा कब आया था? 1971 में। बहुत पूछा जा। और इसी के दौरान बच्चों ये नारा किसने दिया था? तो याद रखोगे इंदिरा गांधी ने। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? इंदिरा गांधी ने। और योजना कौन थी? पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान कौन सा नारा दिया था? गरीबी हटाओ का नारा। इतनी बातें आप इस सवाल से याद रखोगे तो किस पंचवर्षीय योजना के दौरान 16 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ? तो क्या कहोगे? चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान 16 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। बच्चों चलो स्क्रीनशॉट लें। कंटेंट अगर आप लोगों को पसंद आ रहा हो, क्योंकि ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, तो इन क्वेश्चनों को बिल्कुल कॉपी में जरूर लिखें। बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या सवाल है बच्चों? 11वां मौलिक कर्तव्य कब जुड़ा? ऑप्शंस फर्स्ट 2001, 2002, 2003, 2004। 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया? तो मैं चलो डिटेल बताऊंगा बच्चों आप लोगों को मौलिक कर्तव्य की। ठीक, अगर मैं बात करूं मौलिक कर्तव्य की, वर्तमान में मौलिक कर्तव्य कितने? वर्तमान में क्या कहोगे? 11, क्योंकि पूछा गया था आरआरबी एनटीपीसी में। उसके बाद 11वां कब जुड़ा? 11वां जुड़ा तो याद रखोगे 86वां संविधान संशोधन हुआ था।
कब? 2002। 86वां संविधान संशोधन हुआ था कब? सन 2002 में। कौन सा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था? 11वां मौलिक कर्तव्य। और इसमें क्या था? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा। ठीक है। अब उससे बाद सन 2002 से पहले कब जोड़ा गया था? सन 2002। और इस सन 2002 से पहले एक, ठीक, 42वां संविधान संशोधन हुआ था। 42वां संविधान संशोधन। इस संशोधन को बच्चों मिनी संविधान भी कहा जा, इसे क्या कहा जाता है? मिनी संविधान। कब हुआ था? 42वें संविधान संशोधन वर्ष 1976 में। यहां कितने मौलिक कर्तव्य जुड़े थे बच्चों? 10। कितने मौलिक कर्तव्य जुड़े थे? 10। इतनी बात भी आप लोग याद रखोगे। तो सवाल क्या था आप लोगों का? और यहीं से इस 42वें संविधान संशोधन में प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। प्रस्तावना में, यह बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रस्तावना में 3 शब्द जुड़े। कौन से? एकता, अखंडता, पंथ निरपेक्ष। ठीक है। कभी कभी ऑप्शंस में ये भी कहता है समाजवादी। और कौन सा शब्द नहीं जुड़ा तो क्या कहोगे? धर्मनिरपेक्ष। और यही विकल्प मिलता है। कौन सा शब्द नहीं जुड़ा तो क्या कहोगे? धर्मनिरपेक्ष। तो हमारा सवाल क्या था? 11वां मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में कब जोड़ा गया? तो क्या कहोगे? सन 2002। और ये इस मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड डिटेल है। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी? तो क्या कहोगे? 11। और हाँ, अगर आपसे ये कह दिया जाए बच्चों कौन से देश से लिया गया देश, तो याद रखोगे रूस। भाग कौन से में रखे गए? तो भाग याद रखोगे 4। आर्टिकल कौन सा बच्चों? तो याद रखोगे 51 के। कहां से रखे गए? 51 के। चलो स्क्रीनशॉट ले, फिर उसके बाद आगे चलें। देखो नाम ही तो 5-4 क्वेश्चन को है, लेकिन इनके अंदर देखो कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, वो आप लोगों के लिए अहम है। और मैं बिल्कुल भी डिटेल नहीं छोड़ूंगा। और जब आप 10 प्रैक्टिस सेट कर लोगे, और खुद देखना कि उनके बाद आप में कितना निखार आएगा। लेकिन आएगा तभी जब आप उन्हें कॉपी में लिखोगे। चलो, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया सवाल। क्वेश्चन नंबर 6। राज्य की विधान परिषद के लिए कितने सदस्य विधानसभा से चुने जाते हैं? राज्य की विधान परिषद के लिए कितने सदस्य विधानसभा से चुने जाते हैं? ये तो बहुत ही डिटेल में पढ़ाऊंगा प्यारे विद्यार्थियों आप लोगों को पॉलिटी। ऑप्शंस फर्स्ट है 1/3, 1/6, 1/12, 1/8। तो राज्य के विधान परिषद के लिए कितने सदस्य विधानसभा से चुने जाते हैं? तो ये बात आप लोग याद रखोगे। मैं देखो आप लोगों को पूरा आप लोगों को डिटेल बताऊंगा, कहां से कहां क्या चीज है, कहां से कहां क्या चीज नहीं है। देखो बच्चों, अगर आपसे मैं बात करूं, देखो सबसे पहले जैसे आप लोगों का संसद है, संसद के अंग कितने हैं? तो याद रखोगे 3। याद रखोगे 3। संसद का आर्टिकल कितना? 79। उसके बाद लोकसभा, उसके बाद राज्यसभा, और उसके बाद राष्ट्रपति। ये तो बिल्कुल बेसिक है। संसद का आर्टिकल कितना? 79। लोकसभा का 81, राज्यसभा का 80, उसके बाद राष्ट्रपति का क्या है? 52। ठीक है। ये क्या है बच्चों? आपका निम्न सदन। ये क्या है? आपका उच्च सदन।
ये क्या आपका उच्च सदन, और ये क्या आपके राष्ट्रपति। अगर आपसे बात की जाए इसके लिए आयु, तो याद रखोगे 25 वर्ष। इसके लिए आयु तो याद रखोगे 30 वर्ष। ये तो बेसिक से सवाल है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष, और इसका कार्यकाल बच्चों तो याद रखोगे 6 वर्ष। क्या याद रखोगे? 6 वर्ष। और अगर आपसे कहा जाए बच्चों महान्यायवादी का आर्टिकल, तो याद रखोगे आर्टिकल 76। प्रधानमंत्री का आर्टिकल, प्रधानमंत्री का आर्टिकल तो क्या याद रखोगे? 74। प्रधानमंत्री की शपथ का आर्टिकल, यह भी पूछा था पैट में शपथ का, तो याद रखोगे आर्टिकल 75। अगर आपसे कहा जाए बच्चों महान्यायवादी राज्यपाल का आर्टिकल 153। कितना? 153। यूं तो बहुत सारे हैं बच्चों, लेकिन हम लोगों को तो काम काम पे चलना है। अब अगर सवाल की बात करूं राज्य की विधान परिषद के लिए, देखो विधान सबसे पहले स्नातक वर्ग से, स्नातक वर्ग से कितना? तो याद रखोगे 1/3, कुल सदस्यों का 1/3। कुल सदस्यों कितना? 1/3। राज्यपाल द्वारा मनोनीत, ये बहुत पूछा जा, तो कुल सदस्यों का 1/6। अध्यापक वर्ग से तो याद रखोगे कुल सदस्यों का, कुल सदस्यों का कितना बच्चों? अध्यापक वर्ग से 1/12। क्या कहोगे? 1/12। क्या कहोगे? 1/12। स्नातक वर्ग से कितना रखा जाएगा? 1/12। स्नातक ये गलत हो चुका बच्चों, 1/12 याद रखोगे। और उसके बाद स्थानीय निकाय द्वारा, स्थानीय निकाय द्वारा कितना रखा जाएगा? 1/3। कितने रखा जाएगा? 1/3। स्थानीय निकाय द्वारा, जैसे नगर पालिका वगैरह होगी, स्थानीय निकाय द्वारा कितना रखा जाएगा? कुल सदस्य का 1/3। अगर आपसे कहा जाए कि ये तो स्थानीय वर्ग, अगर आपसे कहा जाए विधानसभा के सदस्य, तो क्या कहोगे? कुल सदस्य का 1/3। कितना कहोगे? कुल सदस्य का 1/3। ठीक है, कितना कहोगे? कुल सदस्य का 1/3। तो सवाल आपका यही था, राज्य की विधान परिषद के लिए कितने सदस्य विधानसभा से चुने जाते हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा? 1/3। कुछ और बातें मैं बताऊं, देखो ये विधानमंडल है बच्चों, विधानमंडल का आर्टिकल कितना? 168। अगर आपसे कहा जाए इसके 3 पार्ट है। 3 पार्ट कौन कौन से? एक तो याद रखोगे विधानसभा का आर्टिकल कितना? 170। लिखें बच्चों कॉपी में, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट चल रहा है। विधान परिषद का आर्टिकल कितना? तो याद रखोगे 169। कितना? 169। और अगर आपसे कहा जाए जीएस राज्यपाल, इसका तीसरा अंक क्या होगा? राज्यपाल। जो कंडीशन इनके लिए आयु और कार्यकाल वगैरह की, वही इनके लिए है। ठीक है, राज्यपाल का आर्टिकल कितना? 153। तो जैसे संसद आपकी 3 हिस्सों से मिलकर के बनती है, कौन कौन सी? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। ऐसे ही आप लोगों की क्या बनेगा? विधानमंडल। विधानमंडल के कितने अंग है? तो क्या कहेंगे? 3। विधानसभा, विधान परिषद और क्या कहोगे? राज्यपाल। इस विधानमंडल का आर्टिकल कितना? तो याद रखोगे 168। विधानसभा का कितना? 170। और विधान परिषद का कितना? 169। चलो स्क्रीनशॉट ले, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया बेटे। क्वेश्चन नंबर 7, देखो बच्चों, कबीर किसके समकालीन थे? क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, कबीर
किसके समकालीन थे? बहुत बढ़िया सवाल। कबीर किसके समकालीन थे? तो बहुत बढ़िया सवाल है। देखो बच्चों, इब्राहिम लोदी, बहलोल लोदी, इब्राहिम लोदी, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी और कोई नहीं। फोर्थ क्या कहोगे? कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बच्चों, जो कबीर समकालीन थे वो किसके समकालीन थे? सिकंदर लोदी के। और आगरा नगर की भी स्थापना किसने करी थी? स्थापना भी किसने करी थी? तो क्या कहोगे? सिकंदर लोदी ने। याद रखोगे। और इन्हीं के समकालीन कौन थे? गुरु नानक। ये भी बात आप लोग याद रखोगे। चलो स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद आगे चलेंगे बच्चों। देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सबका, इनमें से किस राज्य की भाषा अंग्रेजी नहीं है? क्वेश्चन नंबर आपका 8। इनमें से किस राज्य की भाषा अंग्रेजी नहीं है? इनमें से किस राज्य की भाषा आपकी अंग्रेजी नहीं है? बहुत ही प्यारा सा सवाल है, बहुत बढ़िया सा सवाल है बच्चों। ऑप्शंस फर्स्ट है आपका, ऑप्शंस फर्स्ट है आपका मेघालय, नागालैंड, मिजोरम। मेघालय, नागालैंड, मिजोरम। और फोर्थ है बच्चों असम। बहुत बढ़िया सवाल। इनमें से किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी नहीं है? तो ये जो तीनों राज्य है बच्चों, ये डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। इन तीनों राज्यों की राजभाषा क्या है? अंग्रेजी। और अधिकतर पेपर में पूछा जाता है बच्चों नागालैंड का। ठीक है, तो असम की राजभाषा अंग्रेजी नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? असम। अब अगर मैं इनकी बात करूं, देखो राजधानी पूछ लेता है इनकी। मेघालय की राजधानी शिलोंग। नागालैंड की राजधानी बताओ जरा? कोहिमा। उसके बाद मिजोरम की राजधानी आइजोल। असम की राजधानी दिसपुर। असम की राजधानी क्या है बच्चों? दिसपुर। अगर मैं बात करूं देखो असम की, असम में ही दो नदी द्वीप हैं। कौन कौन से? एक तो माजुली और एक कौन सा है? उमानंदा। माजुली विश्व का सबसे बड़ा, और उमानंदा विश्व का सबसे छोटा। ठीक है। असम में क्या है बच्चों? असम में क्या है आप लोगों का? काजीरंगा, एक सींग वाला गेंडा। अगर असम की मैं बात करूं तो असम में ही क्या है? कामाख्या मंदिर। असम का नृत्य क्या है? तो याद रखोगे बच्चों, अभी जो त्रिशूर और बिहू। कली गोपाल, ये याद रखेंगे। उसके बाद बच्चों कामाख्या मंदिर कौन सी नदी के किनारे ही हो? नदी। तो नदी याद रखेंगे लोहिते। सिक्किम में कौन सी नदी? सिक्किम का शोक। तो याद रखोगे तीस्ता नदी। क्या याद रखोगे? तीस्ता नदी। और अभी हाल फिलहाल में सबसे बड़ा क्रूज, सबसे बड़ा क्रूज जहाज, ये याद रखेंगे बच्चों। कहां से कहां तक चला? तो याद रखेंगे वाराणसी से डिब्रूगढ़। थोड़ा सा राइटिंग बच्चों ऐसी है, एडजस्ट करें। वाराणसी से डिब्रूगढ़।
ठीक है, इसका नाम क्या है तो याद रखोगे गंगा विलास। क्या याद रखोगे? गंगा विलास। ठीक है, उसके बाद देखो असम में दो नदी द्वीप है, कौन कौन से? माजुली और क्या उमानंदा। कामाख्या मंदिर पड़ता है। नृत्य कहाँ कौन कौन से? त्रिशूर, बिहू और क्या कहोगे? कलिगोपाल। और असम के मुख्यमंत्री कौन है तो क्या कहोगे? हेमंत बिस्वा मुख्यमंत्री। तो कौन है? हेमंत बिस्वा। चलो बच्चों, स्क्रीनशॉट ले। तो सवाल क्या था? इनमें से किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी नहीं है? तो कौन से राज्य की राजभाषा अंग्रेजी नहीं है तो याद रखोगे असम। इतनी डिटेल आप लोगों की थोड़ी सी मैं आप लोगों को अलग से दी है। चलो देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निर्वाचन आयोग में कुल सदस्यों की संख्या। क्वेश्चन नंबर 9। निर्वाचन आयोग में कुल सदस्यों की संख्या तो याद रखोगे बच्चों, ऑप्शंस फर्स्ट 1, 2, 3 और क्या कहोगे? 4। तो अगर देखो निर्वाचन आयोग की मैं बात करूं, सबसे पहले अगर इसके आर्टिकल की बात करूं तो याद रखोगे 324 से 329। इसमें कुल सदस्य है, तो कुल सदस्य कितने बच्चों तो क्या कहोगे? एक तो मेन सदस्य है और दो कहोगे अन्य। ठीक है, तो टोटल मिलाकर के कितने हो गए? 3 सदस्य है। ये जो एक होगा ये क्या होगा? मुख्य निर्वाचन आयुक्त। ठीक है, दो क्या होंगे? निर्वाचन आयुक्त। दो क्या होंगे? निर्वाचन आयुक्त। और वर्तमान समय में जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं वो कौन है आपके? राजीव कुमार। वो कौन है बच्चों? राजीव कुमार। अगर मैं बात करूं, देखो एक आर्टिकल पूछ लिया जाता है, संविधान संशोधन, मतदाता की आयु 21 से 18 वर्ष कौन से संविधान संशोधन के तहत हुई तो क्या याद रखोगे? 61वें। कौन से संविधान संशोधन के तहत हुई थी तो याद रखोगे बच्चों 61वें संविधान संशोधन के तहत मतदाता की आयु कितनी हो गई थी आपकी? 21 से घट करके कितना बच्चों तो क्या कहोगे आप लोग? 61वें। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछ लेता है कि किस संविधान संशोधन के तहत मतदाता की आयु 21 से घटकर 18 वर्ष हो गई थी तो याद रखोगे कितना? 61वें। और अगर इसकी स्थापना की बात करूं, निर्वाचन आयोग की स्थापना 24 जनवरी 1950। कब हुई थी बच्चों? 24 जनवरी 1950। चलो स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 प्रैक्टिस सेट 1 चल रहा है। सबसे 10वां सवाल है, गिटार में कुल कितने तार होते हैं? ऑप्शन नंबर 5, 7, 8, 6। तो गिटार में कुल कितने तार होते हैं तो क्या कहोगे? 6। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थी? 6। तो गिटार में कुल कितने तार होते हैं? देखो ये पता नहीं होता क्वेश्चन, लेकिन अगर एक बार नजरों में वो आपके निकल गया तो समझो हमेशा याद रहेगा। तो गिटार में कुल कितने तार होते हैं तो क्या कहोगे? 6। क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों, देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? बहुत ही बेहतरीन सा सवाल बताऊंगा आप लोगों को कि प्याज में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? प्याज में गुणसूत्रों की संख्या। बारह, 14, 15, 16। तो प्याज में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो मैं सारे के सारे गुणसूत्र बताऊंगा बच्चों। तो मैं देखो, सबसे पहले आम। आम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? 40। उसके बाद चूहा 40,
बिल्ली 38, शेर 38, शेर भी कितना 38, और उसके बाद टाइगर भी कितना 38, मनुष्य 46, टेबल जरूर बनाए बच्चों। मनुष्य कितना 46, उसके बाद मच्छर 6, मक्खी 12, मच्छर 6, मक्खी 12, मच्छर 6, मच्छर मनुष्य 40, मच्छर 6, मक्खी 12, उसके बाद गाजर 18, आलू 48, गाजर 18, आलू 48, उसके बाद बच्चों कबूतर 80, गेहूं 42, कबूतर 80, गेहूं 42, गेहूं कितने 42, उसके बाद पूछ लिया जाए टमाटर 24, चावल 24। ठीक है, देखो बच्चों टमाटर कितने बच्चों 24, टमाटर 24, और चावल भी कितने हो जाएंगे 24। तो वो किस में पूछ रहा है प्याज में, और प्याज के कितने होते हैं बच्चों 16। तो प्याज में गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी 16। गिटार में कुल कितने तार होते हैं तो क्या कहोगे 6, और प्याज में गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी 16। बहुत बढ़िया। आम में कितने गुणसूत्र हैं 40, चूहे में कितने गुणसूत्र है बच्चों तो बताओ जरा। चूहे में कितने 40, बिल्ली में कितने हैं तो क्या कहोगे 38, उसके बाद शेर में कितने हैं तो इसके भी याद रखोगे 38, टाइगर में कितने तो याद रखोगे 38, उसके बाद मनुष्य में कितने तो क्या याद रखोगे 46, उसके बाद मच्छर में कितने 6, मक्खी में 12, गाजर में 18, आलू में 48, कबूतर में कितने 80, गेहूं में कितने आपके 42, टमाटर में कितने 24, चावल में भी 24, और प्याज में कितने बच्चों 16। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 16। स्क्रीनशॉट लें फिर उसके बाद आगे चलेंगे। देखो ये सारे के सारे क्या है आपके गुणसूत्रों की संख्या। तो अगर गुणसूत्र पूछता है एसएससी तो यहां से एक भी सवाल नहीं छूटेगा। चलो ठीक। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, बहुत ही प्यारा सा सवाल है। क्या गैसों का दाब मापने के लिए किसका यूज किया जाता है? गैसों का दाब। क्वेश्चन नंबर 12। किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है अल्टीमीटर, सेकंड है हाइग्रोमीटर, हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर। अल्टीमीटर, हाइग्रोमीटर, हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर। उसके बाद बच्चों ध्यान से बिल्कुल ठीक, ये 4 है। गैसों का दाब मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है तो याद रखेंगे, देखो अल्टीमीटर से हवाई जहाज की ऊंचाई, इससे क्या मापी जाती है हवाई जहाज की ऊंचाई। हाइग्रोमीटर से क्या नापोगे बच्चों आर्द्रता, ठीक। हाइड्रोमीटर से क्या नापोगे घनत्व, उसके बाद बैरोमीटर से क्या नापोगे वायु दाब, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, क्या मापा जाता है तो क्या कहोगे इसका गैसों का दाब किससे मापा जाता है तो क्या कहोगे आप लोग बैरोमीटर। चलो स्क्रीनशॉट ले फिर उसके बाद आगे बताऊंगा। चलो बाद में ले लेंगे क्वेश्चन नंबर 13 बच्चों। कैंची किस प्रकार का उत्तोलक है? फर्स्ट, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो कैंची किस प्रकार का उत्तोलक है? चलो बच्चों अब मैं आप लोगों को बताऊं, देखो उत्तोलक है क्या, बहुत ध्यान से। तो उत्तोलक क्या है? एक मशीन
सिद्धांत किसने दिया था? आर्किमिडीज। सिद्धांत किसने दिया था? आर्किमिडीज ने। अगर आपसे कहा जाए उत्तोलक क्या है, एक मशीन, सिद्धांत किसने दिया था? आर्किमिडीज। अगर आपसे कहा जाए, देखो ये उत्तोलक है आपका, उत्तोलक में 3 प्रकार के पैच रहे, 3 प्रकार के पैच, 3 प्रकार के पैच, ठीक। इसे क्या कहा जाएगा? आलंब बिंदु। 3 बिंदु रहते हैं, आलंब बिंदु, भार बिंदु, आयास और प्रयास बिंदु। उत्तोलक में कितने बिंदु रहेंगे? क्या कहोगे? 3। कौन कौन से? आलंब बिंदु, भार बिंदु, आयास और प्रयास। इस बिंदु पर क्या रहेगा? तो क्या कहोगे? पैच लगा। इस बिंदु पर क्या रहेगा? वजन रखा जाएगा। इस बिंदु पर क्या लगाएंगे? बल लगाया जाता है। जो आयास और प्रयास है उस पर क्या लगाया जाता है बच्चों? बल लगाया जाता है। अगर आपसे कहूं मैं कि प्रथम प्रकार का उत्तोलक, कितने प्रकार के उत्तोलक है? 3। उत्तोलक के टाइप कितने? 3। प्रथम उत्तोलक में, तो प्रथम उत्तोलक में क्या कहोगे? जब आप उत्तोलक मशीन बनाओगे, यहां एक साइड ये तराजू, एक साइड ये तराजू, और बीच में क्या रहेगा? पैंच, ठीक है। बीच में क्या रहेगा प्रथम प्रकार के उत्तोलक में? तो क्या कहोगे आप लोग? आलंब, आलंब बिंदु। जो ये 2 बचे कौन कौन से? तो भार बिंदु, आयास और प्रयास। इन्हें किधर ही पहुंचा दो आप लोग, आयास, और इसे क्या कहोगे? आयास प्रयास, और यहां भारी। और डायरेक्ट पूछा जाता है कि प्रथम प्रकार के उत्तोलक में बीच में क्या रहता है? तो क्या कहोगे? आलंब बिंदु। उसके बाद आप वो ऑप्शंस बताओ। और आलंब बिंदु क्या होता है? जिस पर पैच लगा हो। तो वो एग्जाम्पल देखो जिनके बीच में पैच लगा हो, तो वे कौन कौन से हो जाएंगे? साइकिल का ब्रेक, कैंची, पिलास, सिंडासी, नेल कटर। इन सब के बीच में क्या लगा रहता है? आपका पैच। उसके बाद बच्चों द्वितीय प्रकार का उत्तोलक, इसमें क्या काम करोगे आप लोग? यहां देखो ये 3 आपके वे हैं, तो द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में बीच में क्या होगा? भार। उसके बाद आयास प्रयास किधर ही ले जाओ, आयास प्रयास, और यहां क्या रहेगा आप लोगों का? आलंब, ठीक है। तो वो एग्जाम्पल बताओ जिनके बीच में भार गिरता हो। कौन कौन से? कूड़ा ढोने की गाड़ी, और यहां क्या कहोगे? कूड़ा ढोने की गाड़ी। दूसरा क्या कहोगे आप लोग? नींबू निचोड़ने की मशीन, ठीक है। यहां तृतीय प्रकार का उत्तोलक, ये सेकंड, और ये क्या होगा? तृतीय, थर्ड। देखो बच्चों इसमें क्या होगा? इसमें बीच में क्या होगा आपका? आयास प्रयास। यहां क्या रहेगा आपका? आलंब, और यहां क्या रहेगा? भार। तो डायरेक्ट पूछ लेगा कि तृतीय प्रकार के उत्तोलक में बीच में क्या रहता है? तो क्या कहोगे? आयास और प्रयास। इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? हल, मनुष्य का हाथ, और चिमटा। क्या पूछा जाएगा बच्चों? चिमटा। देखो ये हैं आपके तृतीय प्रकार के उत्तोलक के एग्जाम्पल, ये हैं आपके द्वितीय प्रकार के, और ये क्या है? तृतीय प्रकार के। तो आपसे क्या पूछा सवाल? ये बताओ मुझे जरा, क्या सवाल था? कैंची किस प्रकार का उत्तोलक है? तो कैंची किस प्रकार का उत्तोलक है? कैंची किस में आ रहा? तो क्या याद रखोगे? प्रथम प्रकार में। तो कैंची किस प्रकार का उत्तोलक है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रथम प्रकार का उत्तोलक। उत्तोलक का सिद्धांत किसने दिया था? आर्किमिडीज ने। उत्तोलक की दक्षता कितनी होती है? तो क्या कहोगे? 100% से कम। उत्तोलक में 3 बिंदु होते हैं, तो क्या कहोगे आप लोग? आलंब बिंदु। दूसरा क्या कहोगे? भार बिंदु। तीसरा क्या कहोगे? आयास और प्रयास। प्रथम प्रकार के उत्तोलक में बीच में क्या होता है? आलंब बिंदु। द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में बीच में क्या होता है? भार। तृतीय प्रकार के उत्तोलक के बीच में क्या होता है? आयास और प्रयास। और मैं आपको बताएं इनके एग्जाम्पल भी। चलो स्क्रीनशॉट लो, फिर उसके बाद आगे चलेंगे।
क्वेश्चन नंबर 13। देखो बच्चों, 13वां क्या सवाल है, अगर आपसे कहा जाए, 13वां सवाल है आपका, वज्जी महाजनपद की राजधानी कहां थी? वज्जी। ऑप्शन फर्स्ट है आपका राजगृह, ऑप्शन सेकंड है आपका, सेकंड हो जाएगा आपका वैशाली, थर्ड हो जाएगा ऑप्शन आपका श्रावस्ती, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा आपका इंद्रप्रस्थ। ठीक है, वज्जी महाजनपद की राजधानी क्या है? तो यहां याद रखेंगे बच्चों, राजगृह किसकी राजधानी थी? राजगृह की राजधानी मगध। ठीक है, वैशाली वज्जी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वज्जी। श्रीवस्ती की क्या हो जाएगी? बताओ बच्चों जरा, कौशल। और इंद्रप्रस्थ की क्या हो जाएगी? कुरु। इंद्रप्रस्थ की क्या हो जाएगी? कुरु। राजगृह की मगध, वैशाली की वज्जी, उसके बाद श्रावस्ती की क्या हो जाएगी बच्चों? कौशल। और इंद्रप्रस्थ की क्या हो जाएगी? तो क्या कहोगे? कुरु। उसके बाद अगला सवाल बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14, एटीएम का पहली बार प्रयोग कहां हुआ था? एटीएम का पहली बार प्रयोग, एटीएम का पहली बार प्रयोग, ऑप्शन फर्स्ट है ऑस्ट्रेलिया, सेकंड है अमेरिका, थर्ड है आपका रूस, फोर्थ आपका ब्रिटेन। तो एटीएम का पहली बार प्रयोग कब हुआ था, कहां हुआ था? ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, रूस और क्या कहोगे? ब्रिटेन। तो एटीएम का पहली बार प्रयोग हुआ था बच्चों, बहुत ध्यान से, बहुत ही ध्यान से देखो, अगर मैं बात करूं एटीएम की, एटीएम का सबसे पहली बार प्रयोग तो कहां हुआ था? जापान, जो असफल हो गया था। उसके बाद 1969 में एटीएम का पहली बार प्रयोग तो कहां हुआ था? लंदन। और लंदन कहां पड़ता है? टेम्स नदी के किनारे। ठीक है, उसके बाद भारत में एटीएम का प्रयोग, भारत में एटीएम का प्रयोग कब हुआ था? तो याद रखोगे आप 1987, और कहां हुआ था? मुंबई में। ठीक है, भारत में अगर यह आ जाए कि भारत में एटीएम का प्रयोग पहली बार, एटीएम का प्रयोग पहली बार कब हुआ था? 1987 में। और कहां हुआ था? मुंबई। और कौन से बैंक में करा था? एचएसबीसी, एचएसबीसी, एचएसबीसी। अगर एटीएम की पूरी फुल फॉर्म की बात आ जाए, एटीएम का पूरा नाम ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ठीक, स्क्रीनशॉट लें बच्चों, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, देखो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 15 ये है बच्चों, बहुत ध्यान से, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? ऑप्शंस फर्स्ट है जे टॉमसन, रदरफोर्ड, चैडविक, गोल्डस्टीन। ठीक है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो ऑप्शन आपके जे टॉमसन, रदरफोर्ड, चैडविक और क्या कहोगे? गोल्डस्टीन। तो इसके लिए याद रखेंगे बच्चों, एक सूत्र होता है ईंट पर नाचे, ईंट पर नाचे। ई का मतलब क्या होगा? इलेक्ट्रॉन, टे का मतलब क्या होगा? टॉमसन, पे का मतलब क्या होगा? प्रोटॉन,
र का मतलब क्या होगा? रदरफोर्ड, मतलब इसकी खोज इसने। न का मतलब क्या होगा? न्यूट्रॉन। और च का मतलब क्या होगा? चैडविक। तो इसकी खोज किसने करी थी? चैडविक ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलो स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। देखो बच्चों, ये कराए जा रहे हैं आप लोगों को। आज पहला ही प्रैक्टिस सेट है एसएससी जीडी का, तो इसे बहुत ध्यान से कॉपी में लिखें और बहुत ध्यान से इसे कॉपी में उतारें, और ये आप लोगों की बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आने वाले एग्जाम में। तो चलो क्वेश्चन नंबर 16 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, रोलैक्ट एक्ट कब लागू हुआ? रोलैक्ट एक्ट, क्वेश्चन नंबर 16, रोलैक्ट एक्ट कब लागू हुआ? रोलैक्ट एक्ट कब लागू हुआ? बहुत ही प्यारा सा सवाल है। देखो 7 मार्च 1919, 8 मार्च 1919, 6 मार्च 1919, 10 मार्च 1919। तो रोलैक्ट एक्ट कब लागू हुआ था बच्चों? तो याद रखोगे आप लोग 8 मार्च 1919। इसे क्या कहा जाता था? काला कानून। क्या कहा जाता था? काला कानून। और काला कानून किसने कहा था? तो याद रखोगे महात्मा गांधी ने। याद रखोगे। चलो रोलैक्ट, वैसे तो मैं इसकी बहुत डिटेल देता प्यारे विद्यार्थी, लेकिन हम लोगों को टाइम का बंदिश है, तो अगले लेक्चर में इसकी मैं डिटेल दूंगा आप लोगों को। रोलैक्ट एक्ट कब लागू हुआ था? तो याद रखोगे 8 मार्च 1919 में। चलो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है बच्चों? बहुत ध्यान से देखो, 17वां सवाल क्या कहता है कि 17वां सवाल कहता है बच्चों कि प्लासी का मैदान किस राज्य में है? प्लासी का मैदान, प्लासी का मैदान किस राज्य में है? प्लासी का मैदान किस राज्य में? बहुत प्यारा सा सवाल है, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है ये बच्चों। देखो प्लासी का मैदान, तो याद रखेंगे प्लासी का मैदान सबसे पहले बिहार, दूसरा बंगाल, तीसरा कर्नाटक, और चौथा बच्चों महाराष्ट्र। चौथा क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। तो प्लासी का मैदान कहाँ स्थित है? तो प्लासी का मैदान जो स्थित है बच्चों इस टाइम पे, वो कहाँ है? बंगाल में। कहाँ है? बंगाल में। देखो 2 युद्ध हुए थे, एक तो प्लासी का युद्ध, एक बक्सर का युद्ध। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? बताओ जरा बच्चों, अगर किसी के याद है तो। प्लासी का युद्ध हुआ था आप लोगों का 22, प्लासी का युद्ध हुआ था आपका 23 जून 1757। 23 तिथि भी याद रखनी, 1757 कब हुआ था? 23 जून 1757। और बक्सर का युद्ध कब हुआ था बच्चों? बक्सर का, बैसा बक्सर, बैसा 22। बक्सर कहां पड़ता है? बिहार में। ये कब हुआ था? 22 अक्टूबर सन 1764। ठीक है, 23 जून सन 1757। और ये कब हुआ था? सन 1764 में। और किस किस के बीच में हुआ था बच्चों? ये प्लासी का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला। दूसरा याद रखोगे, सिराजुद्दौला। रॉबर्ट क्लाइव और क्या याद रखोगे? सिराजुद्दौला। ठीक है, बक्सर का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? मीर कासिम और हेक्टर मुनरो। दोनों युद्धों में कौन जीतते थे बच्चों? अंग्रेज। विजय कौन हुए थे? अंग्रेज। तो इतनी बातें आप लोग याद रखोगे। प्लासी कहां पड़ता है? तो वेस्ट बंगाल में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? वेस्ट बंगाल। और बक्सर कहां पड़ता है? तो क्या कहोगे? बिहार में। और फांसी के लिए रस्सा भी कौन बनाती है? बक्सर की जेल। फांसी के लिए रस्सी, और जिन कैंडिडेटों को फांसी लगने वाली हो, पैरवी करती है तमिलनाडु की पुलिस। कहां की पुलिस?
तमिलनाडु की पुलिस। जिन कैंडिडेटों को फांसी लगने वाली है तो उनके लिए रस्सा कौन बनाएगी? बक्सर की जेल। और जिन कैंडिडेटों को फांसी लगने वाली है उनकी देख रेख कौन करेगी? तमिलनाडु की पुलिस। उसके बाद हमारे यहाँ जो जल्लाद है इस टाइम पे, जल्लाद जो फांसी लगाता है उसका नाम क्या है? पवन जल्लाद। ये भी बात आप लोग याद रखोगे। चलो उसके स्क्रीनशॉट ले, फिर उसके बाद आगे चलेंगे बच्चों। देखो बच्चों, अगर आपसे कहा जाए कि उत्को का अध्ययन क्या कहलाता है? उत्को, 18वां सवाल, उत्को का अध्ययन कहलाता है। फर्स्ट ऑप्शन न्यूरोलॉजी, बहुत बढ़िया सेशन रहा बच्चों। न्यूरोलॉजी, हिस्ट्रोलॉजी, डेंड्रोलॉजी, पेट्रोलॉजी। ठीक है। उत्को का अध्ययन क्या कहलाता है? बहुत ध्यान से, तो उत्को का अध्ययन क्या कहलाता है मैं आज सारा बताऊंगा आप लोगों को। देखो, न्यूरोलॉजी किसका अध्ययन है? तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूरोलॉजी। हिस्टोलॉजी किसका अध्ययन है? उत्को का। ठीक है। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए डेंड्रोलॉजी तो क्या कहोगे? झाड़ियों का। उसके बाद अगर पेट्रोलॉजी कहा जाए तो क्या कहोगे? उसका चट्टानों का। चट्टानों का अध्ययन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? हिस्टोलॉजी। बहुत बेहतरीन सवाल आप लोगों को दिए हैं, बहुत ही बेहतरीन। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 19 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? बहुत ही ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? बहुत बढ़िया सवाल। भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? ऑप्शन फर्स्ट है 23 अप्रैल, 23 अप्रैल, 23 अप्रैल आपका 1992, 1993, 24 अप्रैल 1992, 24 अप्रैल 1991, 24 अप्रैल 1993। ये आपके ऑप्शंस हैं। तो पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ था बच्चों? आपका 24 अप्रैल 1993। अब मैं आपको बताऊं इसकी डिटेल थोड़ा सा। इसका संबंध किससे? 73वें संविधान संशोधन से। संविधान संशोधन से कब लागू हुआ था? 24 अप्रैल 1993। अगर मैं बात करूं कौन सी अनुसूची? 11वीं। कौन सी अनुसूची? 11वीं। अगर मैं 11वीं अनुसूची में विषय की बात करूं तो विषय कितने टोटल? 29। विषय कितने बच्चों? 29। अगर मैं बात करूं 74वें संविधान संशोधन की, 74वें संविधान संशोधन के, तो इसका संबंध किससे है? इसका संबंध किससे? संबंध तो क्या कहोगे? ग्राम, ग्राम। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए कि 74 का संबंध किससे है? 74वां संविधान संशोधन यह भी कब लागू हुआ था? 1993। संबंध शहरी। इसका संबंध किससे है? तो याद रखोगे शहरी विकास। किससे है? शहरी विकास। अगर मैं इसके विषय की बात करूं 74वें की, तो टोटल कितने विषय बच्चों? 18। चलो स्क्रीनशॉट ले, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। तो भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ था? तो कब लागू हुआ था बच्चों? 24 अप्रैल 1993। चलो स्क्रीनशॉट ले, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। देखो आज का आखिरी सवाल है बच्चों, बहुत प्यारा सा सवाल है।
बहुत प्यारा सा सवाल है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 20, पायलट परियोजना लागू करने वाला पहला राज्य। प्रथम राज्य। ऑप्शंस, फर्स्ट है आपका जम्मू एंड कश्मीर, सेकंड आपका लद्दाख, थर्ड आपका एमपी और फोर्थ आपका यूपी। तो पायलट परियोजना लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है बच्चों? तो याद रखोगे जम्मू एंड कश्मीर। कौन सा राज्य है बच्चों? जम्मू एंड कश्मीर। कौन सा राज्य है बच्चों? जम्मू एंड कश्मीर। देखो प्यारे बच्चों, ये आप लोगों के साथ मैं डिस्कस किए एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट नंबर 1। अगर आप लोगों को मेरी मेहनत और मेरा ये कंटेंट पसंद आया हो, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में मैं आप लोगों के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी बहुत ही ज्यादा इंक्लूड किए हैं और फिर उनकी डिटेल भी दी है। तो ऐसे ही प्रैक्टिस सेट प्यारे बच्चों मैं आखिरी तक आप लोगों को कराऊंगा और आपके साथ रहूंगा। रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट भी आप लोगों को मिलेगा, मैथ का प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा। तो अगर ये लेक्चर प्यारे विद्यार्थी और ये कंटेंट आप लोगों को पसंद आया हो, एसएससी जीडी वाले विद्यार्थियों इस बार सिलेक्शन लेना नहीं प्यारे विद्यार्थियों, मेरा तो बस यही नारा है कि हार्ड वर्किंग करके इस बार सिलेक्शन छीनना प्यारे विद्यार्थियों। क्योंकि देखो 5-6 महीने की मेहनत और 5-6 महीने में आपका पेपर भी हो जाएगा, फिजिकल भी हो जाएगा, मेरिट भी लग जाएगी और 1 साल के अंदर अंदर आपकी ज्वाइनिंग भी हो जाएगी। अगर आप इस साल बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग करते हैं तो सन 2024 आपका और आपके सपनों का होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपके फ्यूचर के लिए बेस्ट विशेस, ऑल द बेस्ट। अगर ये कंटेंट और ये लेक्चर आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज प्यारे विद्यार्थियों इस लेक्चर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो प्यारे विद्यार्थियों। नमस्कार।